देखो बेटा इसमें क्या है, ये जो टॉपिक है बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से संबंधित है। किससे संबंधित है बेटा? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से संबंधित है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता क्या है, इसमें सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता क्या है। जब किसी गैसियस सैंपल को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। हीट का मतलब जब उसे ऊष्मा दी जाती है। जब किसी गैसियस सैंपल को ऊष्मा दी जाती है तो वो उस ऊष्मा को इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अवशोषित करता है। और अवशोषित करने के बाद जो है वो निम्न ऊर्जा स्तर से कहां चला जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। बात समझ गए? और जब वो उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो कुछ समय बाद, जब वह उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो कुछ समय बाद जो है वो उच्च ऊर्जा स्तर से फिर निम्न ऊर्जा स्तर में आता है। जब वह उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो विशेष प्रकार के तरंगदैर्घ्य या फोटॉन का उत्सर्जन करता है। विशेष प्रकार के तरंगदैर्घ्य या फोटॉन का उत्सर्जन करता है, जिससे हमें विशेष प्रकार के तरंगदैर्घ्य की प्राप्ति होती है और उनसे बहुत से तरंगे हमें प्राप्त होती हैं, जो इस सूत्र द्वारा क्या किया जाएगा, जिसकी उत्पत्ति होगी। तो बताया जा रहा है कि जब दो ऊर्जा स्तरों के मध्य इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, तो ऊर्जा अंतराल पूछ रहा है कि कितना होता है, और उसके लिए रीडबर्ग नियतांक की गणना करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो ये टॉपिक है हमारी दो ऊर्जा स्तरों के मध्य ऊर्जा अंतराल तथा रीडबर्ग नियतांक की उत्पत्ति। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पूछा जाता है इससे रिलेटेड। ठीक है ना? तो देखो बच्चों बताया गया है कि ये उच्च ऊर्जा स्तर है, ये निम्न ऊर्जा स्तर है। उच्च ऊर्जा स्तर को N2 से दर्शा रहा है, जिसे हम लोग लिख रहे हैं उच्च ऊर्जा स्तर, और इसमें ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होगी EN2 के बराबर। और जो ये निम्न ऊर्जा स्तर है N1 के लिए निम्न ऊर्जा स्तर का यूज किया है, जिसके लिए ऊर्जा का मान, जिसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए ऊर्जा का मान EN1 है। और दोनों ऊर्जा स्तरों के बीच जो ऊर्जा अंतराल है वो डेल्टा E के बराबर है। डेल्टा E बराबर hν होता है। डेल्टा E बराबर क्या होता है, hν होता है। अब हम लोग कह रहे हैं कि उच्च ऊर्जा स्तर के लिए जो ऊर्जा होगी इलेक्ट्रॉन की वो कितनी होती है, तो EN2 बराबर -2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर Z स्क्वायर E के पावर 4 m अपान N2 का स्क्वायर H स्क्वायर के बराबर होती है। आपको पता होना चाहिए कि यहां पे पाई क्या, पाई कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, K क्या है, स्थिर विद्युत नियतांक है, Z क्या है, परमाणु क्रमांक है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान है, M क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान है, और ये N क्या है, कोषों की संख्या। जिस कोष के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं उस कोष की संख्या को A शो कर रहा है, और H क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक नियतांक है। राइट। अब मैंने कहा कि निम्न ऊर्जा स्तर के लिए, मतलब निम्न ऊर्जा स्तर में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा कुल है वो किसके बराबर है, EN1 बराबर -2 पाई स्क्वायर K स्क्वायर Z स्क्वायर E⁴ m अपान N1 का स्क्वायर इंटू H स्क्वायर के बराबर होती है। अब देखो मैंने N1 और N2 का मान फाइंड आउट कर लिया, N1 और N2 में ऊर्जा का मान फाइंड आउट कर लिया। अब दोनों के बीच जो ऊर्जा अंतराल है वो ऊर्जा अंतराल डेल्टा E बराबर EN2 माइनस EN1 के बराबर है। राइट, आगे देख, हो गया। तो ऊर्जा अंतराल डेल्टा E बराबर EN2 माइनस EN1 मैंने यहाँ पे शो किया था, बताया था तुम लोगों को। अब जो है डेल्टा E की वैल्यू किसके इक्वल होती है, मैंने बताया डेल्टा E की जो वैल्यू होती है वो hν के बराबर होती है, hν के बराबर होती है। तो डेल्टा E की वैल्यू hν के बराबर हो गई, जो -2 पाई स्क्वायर K स्क्वायर Z स्क्वायर E⁴ m अपान N2 का स्क्वायर H स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। उसके बाद मैंने N1 की वैल्यू, EN1 की वैल्यू मैंने रख दिया। अब क्या होगा, इस माइनस को इधर लेकर जाते हैं, इस प्लस को इधर लेकर आएंगे, तो ये प्लस वाली वैल्यू होगी, ये माइनस वाली वैल्यू। इसमें क्या क्या कांस्टेंट है देखो जी, जो हम जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। मैंने कहा 2 पाई इधर भी है, इधर भी है, K स्क्वायर इधर भी है, Z स्क्वायर, ये सारी वैल्यू है, केवल किसको छोड़ करके N1 और
इंटू, इन सबको कॉमन कर लेते हैं। तो मैंने कॉमन किया है एच न्यू बराबर 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर ई के पावर 4 m इंटू जेड स्क्वायर अपान एच स्क्वायर, और जो बचा है वो 1 अपान n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 का स्क्वायर बच गया। अब मैंने कहा न्यू बराबर क्या होता है, यस सी बाई मतलब सी बाई लैम्डा। न्यू का मान किसके बराबर होता है, न्यू बराबर होता है, न्यू बराबर सी बाई लैम्डा होता है। तो देखो मैंने न्यू की जगह क्या रख दिया, सी बाई लैम्डा। तो रखने के बाद जो वैल्यू जो ऊपर थी वही यहां पे रख दिया। अब एच सी बच रहा है तो इसको मैंने इसको इधर डिवाइड कर दिया। देखो जब एच सी को इधर डिवाइड करूंगा तो सी इंटू एच क्यूब हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर एच और मिल जाएगा एक तो क्यूब हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने कहा कि ये जो वैल्यू है वो रिडबर कांस्टेंट के बराबर है, आर बराबर 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर ई की पावर 4 यम अपान सी एच क्यूब। ये जो होता है रिडबर कांस्टेंट के बराबर होता है, जो 10, 77, 76 पर सेंटीमीटर के बराबर होता है। बात समझ रहे हो? तो अब देखो मुझे क्या करना है, इसको Z को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अगर है, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को शो कर रहा है, तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए यूज करेंगे इसको। तो मैंने कहा हाइड्रोजन इस एटम के लिए Z का मान कितना होता है, 1। जब हाइड्रोजन एटम के लिए Z का मान 1 होता है तो इसको रिडबर कांस्टेंट को RH लिख करके ये वैल्यू बता दिया मैंने, और Z स्क्वायर की जगह 1 लिखूंगा मतलब RH हो गया। मतलब ये शो कर रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए रिडबर कांस्टेंट मैंने फाइंड आउट कर लिया। तो ये हो जाएगा 1 अपान लैम्डा इज इक्वल टू RH इंटू 1 अपान n1 माइनस 1 अपान n2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या प्राप्त हुआ है बेटा, विशेष प्रकृति की जो तरंग, जो फोटोन से जब उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो विशेष प्रकृति के तरंगदैर्घ्य का उत्सर्जन करता है, जो हमें लैम्डा के रूप में प्राप्त होता है। और इस तरंगदैर्घ्य द्वारा उत्पन्न तरंगों की संख्या, मतलब कितनी तरंगे उत्पन्न कर रहा है, वो जो फोटोन उत्सर्जित हो रहा है विकिरण के रूप में, वो कितनी तरंगे उत्पन्न कर रहा है, तो तरंग संख्या इज इक्वल टू 1 अपान तरंग दैर्घ्य होता है। तो न्यू बार बराबर 1 अपान लैम्डा, न्यू बार क्या है, तरंग संख्या है। तो 1 अपान लैम्डा की जगह अगर मैं न्यू बार रख दूं तो न्यू बार बराबर RH इंटू 1 अपान n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास टोटली रिजल्ट आ गया किसके लिए, तरंग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए तरंग दैर्घ्य और तरंग संख्या का मान आ गया। बात समझ रहे हो बेटा?